गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट करिएगा। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। तो उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है आर की बहुत बेहतर चल रही होगी। आज लेक्चर नंबर 6 है पॉलिटी का। जैसा कि हम आपसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि 100 लेक्चर या 100 आवर की क्लासेस जो है आपको हम लोग फ्री देंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो आर के लिए बहुत सफिशियंट भी होंगे और इम्पोर्टेंट भी होंगे, उन पर हम डिबेट डिस्कशन करेंगे। तो अभी आज लेक्चर 5 जो है आर के अभी हो चुके हैं पॉलिटी के सेगमेंट में। आज लेक्चर नंबर 6 है। वहाँ पर हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और व्यापक तरीके की रणनीति बनाकर लेके चलने का प्रयास करते हैं। तो एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्या मैं ऑडिबल और विजिबल क्लियर हूँ। तो एक बार सब लोग कमेंट करिएगा, कैसे हैं आप सब लोग? ओके। और ये सेशन कहाँ कैसे मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं बाद में देने का प्रयास करूंगा। तो आइएगा, बिना देरी किए हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले पॉलिटी का हमारा फर्ज होता है कि कुछ जो अभी पढ़ चुके हैं वो देख लेंगे, जो अभी और पढ़ना है इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। यहाँ से हमारी कहानी पूरी स्टार्टिंग होती हुई चली जाएगी, राइट। तो यहाँ सबसे पहले पॉलिटी के 2 मिनट में हम लोग सिलेबस को अगेन हम ब्रीफिंग कर लेते हैं। सिलेबस ब्रीफिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जान पाओ कि अभी बचा कितना और अभी हुआ कितना है, ये बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो अब जो यहाँ पर क्लासेस हैं एप्लीकेशन पर भी चलेंगी और ये क्लासेस आपको बाद में यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर तो अगर पॉलिटी सेगमेंट को हम लोग लेके चल रहे हैं, हमने आपसे 100 आवर की चीज़ें स्पेसिफाई की हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर अगेन हम लोग ब्रीफिंग कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को जानना है, या इसको बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेम्बिल को पढ़ना है। प्रेम्बिल अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर देखा जाए तो प्रेम्बिल प्रस्तावना के रूप में हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। देन यहाँ पे यूनियन एंड इस स्टेट को देखना है, राज्य एवं उनके संघ को देखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिटीजनशिप को देखना है। इसके उपरांत सिटीजनशिप के बाद यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को देखना है, जिसको हम मौलिक अधिकार के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक हैं इधर लिख लेते हैं। फंडामेंटल के बाद डीपीएसपी को देखना है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को देखना है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका, एंड ये क्या है, जुडिशरी न्यायपालिका एंड लेगिस्लेचर विधायिका। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के बाद जो हमारे पास कुछ लोकल गवर्नमेंट, इसे हम कह सकते हैं स्थानीय जो पंचायत व्यवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। और लास्ट सेगमेंट में हमें जानना था कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है हमारे। इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं जो हैं, ये संस्थाएं संवैधानिक भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं। तो आई थिंक ये इनको देखने के बाद आपके दिमाग में ये पॉलिटी का जो सेगमेंट आर के लिए है वो यहाँ से इसको रेडी करना है, राइट। एंड लास्ट एंड वन हम लोग जिसको बोल सकते हैं अदर इश्यूज वगैरह, लाइक इमरजेंसी। अब ये इमरजेंसी क्या है, इसके अलावा बाकी छोटे छोटे जो सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होते हैं, कौन से आर्टिकल में है, रिलेशन क्या होते हैं, इसके बारे में तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक कोर्स सिलेबस है जो हमें पॉलिटी में कवर करना है, ये मैं पूरा आपके सामने कराऊंगा। आर के लिए कमिटमेंट किया तो किया है 100%। हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स अभी नहीं कराए हैं, अभी हम लोग कराएंगे। तो अभी क्या हुआ है, इसमें लेक्चर नंबर अभी 5 हो चुके हैं, जो यहाँ पर एप्लीकेशन पे लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 के रूप में इन्वॉल्व है। ये हो चुका है फंडामेंटल, डीपीएसपी हो चुका है, एफडी हो चुका है। और यहाँ पर जुडिशरी का पार्ट जो हम लोग मेन एरिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। और एग्जीक्यूटिव में एक महान्यायवादी महाधिवक्ता के बारे में हमने फिल्म बनाया था। तो ये जो सिलेबस है इस पे हमें कमांड करना था। अभी 4 से 5 लेक्चरों में इतना हम लोग कमांड कर चुके हैं। आज पॉलिटी का जिसे हम लोग
सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं पॉलिटी की, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। इस पे हम लोग यहाँ पे कमांड करने का प्रयास करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? फंडामेंटल राइट्स। आइएगा यहां से कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आर में डेफिनेटली ये मान लीजिएगा एक या दो प्रश्न हमेशा आपके बनेंगे बनेंगे। राइट? सबको मजा आ रहा है ना? एप्लीकेशन पे एक बार कमेंट करने का प्रयास करें सर, वाकई में दिल खुश हो रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो सबको इंटरेस्टेड आ रहा है आर के लिए? राइट? ओके। तो अब ये मौलिक अधिकारों के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें हमें पहले कंप्लीटली फिल्म बनाते हैं और आर के लिए हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो अगर हम इसका एक पूरा ओवरव्यू ले लें तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स का मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसके उपरांत अगर आगे बढ़ेंगे तो इनके शामिल करने के कौन कौन से कारण है, रीजन जानना पड़ेगा कि क्या इसके रीजन है शामिल करने के। अगर कारण जान जाओगे तो इसके हमें फीचर्स जानना पड़ेगा। फीचर्स मतलब क्या इसकी विशेषताएं हैं। ये अगर आपको आता है तो फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर रखा है, इसको कितने प्रकारों में बांट रखा है, तो कैसे हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। ये अगर आपको पता है तो फिर इसके थ्योरीज क्या होती हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में हमें यहां जानना पड़ेगा कि किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इसके अलावा अगर ये जान जाएंगे तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा, इसकी क्रिटिसिज्म कैसी आलोचना कर सकते हैं। अगर आप आलोचना कर सकते हैं तो इसके अलावा कुछ मेजर पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसी केस स्टडीज जानना पड़ेगा कि अभी तक के लोगों में जो कुछ बहुत सारे केसेस हैं वो कैसे कैसे, मेनका गांधी केस क्या कहता है, केशवानंद भारती केस क्या कहता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज यहाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके उपरांत अगर आप आगे जाएंगे तो फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे कि क्या चीजें हम लोगों ने संशोधन किया है, कैसे संशोधन किया है नहीं किया है, ये दोनों पॉइंट बन जाएंगे। और इसका संरक्षक करता अधिकारों का कौन है, दैट इज अ मेजर क्वेश्चन जब हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके उपरांत भी आज वर्तमान में मौलिक अधिकार एक डमरू की तरह बन चुके हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य क्या है इसके बारे में इसे हम लोग ये भी जान सकते हैं, वर्तमान परिदृश्य क्या है। तो इट मीन्स मतलब अगर हम लोग देखें तो हमें मौलिक अधिकारों को इतनी भावनाओं से कंप्लीट टॉपिक के लिए पढ़ना होता है। लेकिन अगर हम इस पे देखें कि हमें आर के लिए क्या इसमें से कंसाइज वे में निकालना है, तो वो हमारे ऊपर और तुम्हारे ऊपर चुनौती बन जाती है कि कितने 3 महीने की तैयारी में संपूर्ण चीज़ों को कवर करके हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तो यानी आपको फिर कंसाइज वे में पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ एक चुनौती ये है हमारे सामने कि क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका मीन्स क्या होता है थोड़ा सा ये जानना बहुत जरूरी है। एंड इसके करने के कौन कौन से कारण हैं इस पे हम लोग डिबेट डिस्कशन करने का दायित्व नहीं बनता, ये मेंस में लिखने की कहानी बन जाती है। इसकी फीचर्स क्या होते हैं कोई मतलब नहीं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज लिखने के काम आएंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन क्या होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या, 19 में, 20 में, 21, 22, 23 जो भी है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्रिटिसिज्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम है, वहां डायरेक्टली फैक्चुअली पूछ लेगा कि अस्पष्टता कौन से आर्टिकल में है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के रूप में देखा जाए तो। केस स्टडी यूपीएससी का काम, यूपीपीसीएस का काम है, यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन का कोई आलोचना बढ़ना नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में ऐसा क्या हो रहा है ये देखने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। तो यानी अगर हम ये देखेंगे तो 2 से 3 पॉइंट मुझे आरओ के लिए यहाँ निकालने हैं। अगर मैं 2 से 3 पॉइंट पूरा अच्छी तरह समझ जाता हूँ तो मैं, मेरे दिमाग में क्या हो जाएगा, पूरी पिक्चर बनती हुई चली जाएगी। तो ये आपके सामने पूरी कहानी बन जाएगी। राइट? राइट? चलें। अरे बाप रे, एक बच्चा बोल रहा है सर ऐप पे एमबी जल्दी खत्म हो जाता है। तो आप फिर पैसे भिजवा दें, आपको एक तो फ्री क्लास दे रहे हैं ऊपर सारा काम भी कर लें। बताइए, ये काम भी करना स्टार्टिंग करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। बताइए, सारी इच्छाएं हम तुम्हारी हम ही पूरी पूरी करें, थोड़ी बहुत तुम भी पूरी कर लीजिएगा।
तुम्हें यहाँ एप्लीकेशन पे क्लास देने की वजह यह है कि तुम्हारा वहन क्षमता पूरी जो एप्लीकेशन कंपनी लॉन्च कर रही है उसको मैं उठा रहा हूँ, देख लीजिएगा। उसके बाद भी बोल रहा है सर एप्लीकेशन पे एमबी खत्म हो जाती है। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक आइडिया है, देखिएगा। तुम लोग कितना ही कुछ कर लो, तुम लोग वही हो, लग रहा है मुझे ना। तो आइएगा पहले हम मीन्स से स्टार्ट करते हैं, 1 to 1 करके हम इसको कैप्चर करते हैं, पूरी कहानी लिखेंगे। लिखिएगा मीन्स, देखिएगा। फंडामेंटल, मेरे साथ नोट डाउन करते चले। मुझे दोनों तरीके आते हैं, मैं हर तरीके से एक्सपर्ट हूँ, इसकी चिंता ना करें। जब आपके सामने खड़ा हूँ बहुत कुछ लेके, तो उसमें किसी भी चीज़ को नकारात्मक चीज़ से ना देखने का प्रयास करें। फंडामेंटल राइट्स, एक तरीका ये है कि मैं इन तरीकों को यहाँ पर आपके सामने जैसे लोग करते हैं, मैं उन लोगों की भावनाओं को भी जानने का प्रयास करता हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखिएगा। जैसे कि आर्टिकल नंबर देखो बेटा, राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल नंबर 14 to 18 के बीच में है, समता का अधिकार दिया गया है। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19-20 के बीच में ये अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को मैं स्पष्टता के साथ ये भी कहने का प्रयास कर सकता हूं कि भाई साहब देखिएगा, आर्टिकल नंबर 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 में ये है, आर्टिकल 15 में ये है, आर्टिकल 16 में ये है। ऐसे करके मैं लाइनिंग भी खींचने का काम कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पढ़ाऊं तो उससे प्रश्न कराएं तो बच के ना जाए। ये मेरा एक सिनेरियो है, बाकी आपकी इच्छा है। ये चीज़ें आपको मैं ऐसे अगर पसंद लगता तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ। मैं दोनों चीज़ों में कंफर्ट हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा समझते हैं कि एफआईआर क्या होते हैं। किसी व्यक्ति के विकास के लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं, एक भौतिक विकास उसका हो, एक नैतिक विकास हो। तो विकास करने के लिए हमें राइट्स लेना पड़ा। एग्जाम्पल, अगर आपको सोच लीजिए कि हम नियम क्यों लेके आए, नियम इसलिए लेके आए कि हर आदमी अपना विकास कर सके, डेवलप कर सके। तो मूल अधिकार हमारा विकास करते हैं, और विकास दो रूप का होता है अगर देखा जाए। एक विकास डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग भौतिक विकास कहते हैं। कोई आदमी सुबह सुबह दौड़ने जा रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है, इसका मतलब आप उसके भौतिक विकास को रोक रहे हैं। यानी इसको हम लोग मटेरियल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो यानी फिजिकल डेवलपमेंट या मटेरियल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसी रूप में अगर हम लोग देखेंगे, सेकंड जो डेवलपमेंट होता है हमारा मोरल डेवलपमेंट, जो हमारे चिंतन का है, थिंकिंग का है, प्रोसेस का है, उसको कौन रोक पाएगा। हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, वो नैतिक विकास है। तो यानी हमारे पास मोरल डेवलपमेंट कैसे करना है, थोड़ा समझ लो, मजा आ जाएगा। नैतिक विकास कैसे करना है, तो दोनों विकास के लिए जरूरी क्या है, हमारे पास राइट्स का होना। और इस राइट्स इसलिए जरूरी है, यदि व्यक्ति एक समय अनुकूल, अगर मान लीजिएगा तुमसे बोला जाए कि साहब सोना ही है, दिन भर सोना है, रात भर सोना है, इसका मतलब आप अपना एक मेंटल स्ट्रेंथ या अपनी मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आप समयबद्ध तरीके से बैलेंस कर पा रहे हैं, इसका मतलब अपना विकास कर पा रहे हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, एक डेवलपमेंट विकास के लिए हैं। लेकिन विकास किसका करना है भाई, विकास यहाँ मानव का विकास की बात की गई है, यहाँ जानवरों के विकास की बात नहीं की गई है। तो यानी जब कोई जानवर का विकास करना हो तो संरक्षण बन जाएगा। तो इन विकास करने के लिए हमने इसको, अधिकारों को हमने कई भागों में कन्वर्ट कर दिया, यानी राइट्स को कई भागों में कन्वर्ट कर दिया। उसको समझ के फिर पूरी कहानी को लेके चलते हैं। कुछ राइट्स हमने क्या दे दिए, फंडामेंटल मौलिक राइट, फंडामेंटल राइट्स दे दिए। आई थिंक आप कह सकते हैं ये मौलिक अधिकार है। बोलेंगे सर ये क्या है, मौलिक अधिकार वो हैं जो संविधान में है, लेकिन आर्टिकल कहाँ से 12 से लेकर 35 के बीच में है, और पार्ट नंबर यहाँ पर 3 के अंतर्गत है। ऐसे अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार क्या होंगे, सीमित होंगे, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो डेफिनेटली क्या करने के लिए, किसी व्यक्ति को अपना विकास कैसे करना है उसके लिए हमने उसको मौलिक अधिकार दे दिए गए, उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। लाइक यू कैन से पार्ट नंबर 3 में 12 से 35 के अंतर्गत। सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे, होते हैं संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार बोलेंगे सर ये क्या है, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, जो संविधान में है, जो संविधान में है, लेकिन आर्टिकल 12 से 35 के बीच में नहीं है, पार्ट नंबर 3 में नहीं है।
तो जो पार्ट नंबर 3 में नहीं है, 12 से 35 के बीच में नहीं है, ऐसे राइट्स को हम लोग क्या बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कह दिया। लाइक जैसे अगर आपने देखा होगा तो संपत्ति के अधिकार को, प्रॉपर्टी राइट को हम लोगों ने आर्टिकल 300 ए से निकालकर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में कन्वर्ट कर लिया, पार्ट नंबर 12 में कन्वर्ट कर दिया, दैट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बन चुका है, एक विधिक राइट्स बन चुका है। इसका मतलब ऐसे अधिकार जो भाग नंबर 3 के 12 से 35 के अंतर्गत उल्लेखित नहीं किए गए हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। आया कुछ दिमाग में, पिक्चर बन रही है। उसके बाद तीसरा अधिकार हमने दे दिया। जो तीसरा अधिकार है वो होता है हमारे पास ये कानूनी अधिकार, जिसको विधिक अधिकार या स्टेटरी या सांविधिक अधिकार के नाम से जानते हैं, या हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं होते हैं, वो कानून के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो क्या है, लीगल राइट्स। कानूनी अधिकार बोलेंगे सर ये क्या है, ये वो अधिकार हैं जो संविधान में इनका कोई उल्लेखित वर्णन नहीं किया गया है। तो यानी यहां कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई वर्णन नहीं किया गया। ये क्या है, ये संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। अब संसद कैसे बनाएगी संसद, ये तो है नहीं कि साहब मोदी जी ने कहा कि साहब बना दीजिएगा, ना ना ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए संसद कानून लेके आएगी, उसको इम्प्लीमेंट कराएगी। जैसे मातृत्व का अवकाश है, महिला को अगर कोई बच्चे की उत्पत्ति हो रही है तो वहां पर उसको एक अवकाश दिया जाएगा, ये कानूनी अधिकार है, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो डेट मीन्स मतलब संसद के अधिनियम के द्वारा, संसद के कानून के द्वारा। और जब कानून के द्वारा बनाए जाएंगे, लो बनेंगे जो संविधान में उल्लिखित नहीं है लेकिन वो लीगल राइट्स हैं, इट मीन्स मतलब उनको हम विधिक अधिकार का दर्जा दे सकते हैं, जिसको सांविधिक अधिकार के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, जिसको स्टेटरी राइट्स के नाम से हम लोग जानेंगे। और तीसरे के बाद जो फोर्थ नंबर का आता है, वो राइट्स कौन सा होता है, बोलेंगे सर वो जो राइट्स है उसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स, जिसे कह सकते हैं मानव अधिकार। लाइक ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। अब ये मानव अधिकार क्या है, इसको वन टू वन करके समझने का प्रयास करेंगे। ये वो अधिकार होते हैं जो मानव को स्वतः करने होते हैं साहब। आप एक प्रकार से रास्ते में कोई आदमी बीमार है और बहुत परेशान है, उसकी सेवा करेंगे, मानव अधिकार है। जैसा कि आपने कोरोना काल में देखने को मिला, बहुत सारे लोग लंबी यात्रा पैदल कर रहे थे, उसके सापेक्ष में हमने देखा कि यहाँ पर कोई दूसरे की सेवा कर रहा है, यानी ह्यूमन राइट्स। जिस देश में ह्यूमन राइट्स ज्यादा होंगे उस देश में कानून अधिकारों की आवश्यकता कम पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पर जेल ही नहीं है, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर जेलों में भरमार है। इसका मतलब हमारे पास ह्यूमन राइट्स का पालन नहीं होता है ह्यूमन राइट्स लेकिन पालन नहीं होता है। जानते हैं कि क्या करना है लेकिन करते नहीं है। एग्जाम्पल बेस पे माता पिता की सेवा करनी है लेकिन करते नहीं है। एग्जाम्पल बेस पे पढ़ाई करते हैं लेकिन करने नहीं है। इट मीन्स मतलब ह्यूमन राइट्स का कोई उल्लेखित वर्णन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया है, ये मानव को स्वतः ही करने होते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं, सिंपलर वे में हमने समझ लिया कि अधिकार क्या है, अधिकारों को कैसे बांटा गया है, किस प्रकार से इसको बांटा गया है, इस प्रकार से हमने इसको डेवलप माइंड से इसको सेट कर लिया। अगर ये आपकी पिक्चर पूरी बन पाई हो तो आइएगा क्लासिफिकेशन के डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पे चलते हैं और वहां तक पूरी कहानी हम लोग यहाँ पर लेने का प्रयास करते हैं। राइट, क्लियर, कुछ मजा आया, सबको इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में, बताओ। तो इस तरीके से हमारे और के 100 घंटे क्लासेस आपको देंगे जहां पर बहुत कुछ नया, बहुत कुछ सीखने का हम प्रयास करेंगे। तो आइएगा इसकी पूरी कहानी हम लोग लेके चलते हैं और पूरी पिक्चर यहाँ तक बनने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार कैसे चेंजिंग होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, सारी बातें हम स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करेंगे और पूरी पिक्चर हम लोग बनाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलने का प्रयास करते हैं। कितने लोग, आप लोग खुशी हो पा रहे हैं सर, वाकई में जो हमारी यात्रा है वो अब आपके दिमाग में जो है पूरी पिक्चर नुमा कहानी बना चुकी है। तो वन टू वन करके एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इस पहले पॉइंट पे आते हैं और यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है जो यूपीपीसीएस के अंतर्गत जो आर है, यहाँ से सारे प्रश्न बन जाते हैं, जो थियोरटिकल भी बनेंगे सारे बन जाएंगे, बाकी चीजें हमारे लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम अधिकार की बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम नुमा कहानी बनाते चलें। अधिकार, राइट्स, अगर हम एक पहले अधिकार की बात करें तो सिंपल फॉर्म में आज वर्तमान में 6 अधिकार है हमारे पास। पहले देखा जाए तो ये 7 अधिकार थे, मौलिक अधिकार। 7 में को क्या कर दिया गया, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो एक है समता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्विटी,
लाइक आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, 5 आर्टिकल में इसका उल्लेखित वर्णन कर रखा है। उसके बाद की बात करेंगे तो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल जो स्पष्टता के साथ देखा जाए तो आर्टिकल इसमें 19 भी है, 20 है, आर्टिकल 21 है, और मजे की बात 21 ए को भी अब इसमें ऐड करेंगे तो 21 ए भी है, और आर्टिकल 22 है। तो यानी इनके अंतर्गत भी हमने 5 आर्टिकल को उल्लेखित वर्णन कर रखा है। फिर क्या है, शोषण के, एक्सप्लोरेशन के विरुद्ध, यानी कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार कि आपका कोई शोषण नहीं करेगा, तो आर्टिकल 23 और 24 इसके बारे में उल्लेखित वर्णन कहते हैं। फिर राइट टू रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता, तो यानी धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में देखा जाए तो आर्टिकल 25, 26, 27 और यहां से 28, ये 4 आर्टिकल में धर्म के बारे में उल्लेखित वर्णन कर रखा है। आगे चलेंगे तो शैक्षिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता या अधिकार, तो नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक एवं संस्कृति का अधिकार। तो राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में देखा जाए तो आर्टिकल 29 और 30 के बारे में उल्लेखित वर्णन कर रखा है। और एक है हमारे पास राइट टू रेमेडीज, उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के बारे में, इसके सापेक्ष में अगर हम थोड़ा सा इसको साइड में करने का प्रयास करें तो अब आपके दिमाग में एक आर्टिकल और बनेगा यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते थे संपत्ति का अधिकार। यानी पहले ये हमारे पास 7 थे, वर्तमान में भौतिक रूप से कितने हैं हमारे पास, अब 6 हैं। तो यानी यहाँ पर मूल रूप संविधान में जो यहाँ पर था वो क्या था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या है, आर्टिकल 31 था। इसके बारे में थोड़ा जान लें, फिर 1 to 1 करके इसकी पूरी फिल्म बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में रखा गया है, तो ये पूरा विवरण समझेंगे तो पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी। अगर इस आर्टिकल की थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लें तो उस जानकारी से आपके दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर बनती हुई चली जाएगी। 7 हमारे पास राइट्स थे, अंत में एक को यहाँ निकाल के खल्लास कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। तो यानी ऐसा जो किया गया है 44th अमेंडमेंट के माध्यम से 1978 में कर दिया गया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यहाँ पर संपत्ति के अधिकार का मामला ये था कि किसी मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, यानी इसे जो पहले मौलिक अधिकार था, इस मौलिक अधिकार से क्या बोल दिया गया, जो फंडामेंटल राइट था, इस राइट से कन्वर्ट कर दिया गया संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है इसके बारे में आप जानते हैं कि जो उल्लेखित वर्णन हम लोगों ने इसमें इसको किया है, तो 300 ए में ये विशेष सूचनाएं हैं, आर्टिकल नंबर 300 ए में पार्ट 12 के अंतर्गत इसको इन्वॉल्व कर दिया गया। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी फिल्म हमारे दिमाग में बन जानी चाहिए। और इस फिल्म को डिजाइन करने के लिए दो एंगल से तुम्हें खेलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 का 1 का एफ क्लोज क्या कहता है ये देखना पड़ेगा। आर्टिकल 19 का 1 का एफ, ये क्लोज है, ये सब क्लोज है, क्लोज पहले सब क्लोज बाद में आ जाएगा। ये क्या कहता है कि आपके पास जो संपत्ति है उस संपत्ति का आप बीएन भी कर सकते हैं, विर्जन, इसको मतलब बेच भी सकते हैं, आप इसको वीएन भी कर सकते हैं, आप इसको धारण भी कर सकते हैं, यानी एक्सेप्ट खरीद सकते हैं। ये सब करने का क्या था, अधिकार था आर्टिकल नंबर 19 के एफ में। यानी ये क्या थी, स्वतंत्रता थी। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अर्जन भी कर सकता है, यानी इसको अर्जन भी खरीद भी सकता है, वीएन बेच भी सकता है, उसको धारण रख भी सकता है, यह अधिकार था उसके पास आर्टिकल 19 के एफ क्लॉज में। उसके बाद आर्टिकल 31 का ये कहता है कि किसी को भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आर्टिकल 31 इसी के सापेक्ष में अधिकार दे रखा था, हर किसी व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है, कोई इसकी संपत्ति छीन नहीं सकता। ऐसा कुछ होगा तो डायरेक्टली वहां पे चला जाएगा। तो यानी एक प्रकार से इन दोनों, जब 44 अमेंडमेंट हमने किया गया तो 44 अमेंडमेंट में आर्टिकल 31 तो निश्चित हुआ ही हुआ, खत्म समाप्त हुआ।
लेकिन आर्टिकल 31 के साथ साथ क्या हुआ, आर्टिकल 19 का वन क्लोज का एफ क्लोज भी क्या होगा, खल्लास हो गया। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है, ये वाला भी और ये वाला आर्टिकल हम लोगों ने 44th अमेंडमेंट के माध्यम से मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जो भाग 12 के 300 ए में इन्वॉल्व कर दिया गया। तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो आर्टिकल है हमारे पास, मौलिक अधिकार हैं कितने हमारे पास बोलेंगे, इस समय हमारे पास 6 ही मौलिक अधिकार हैं जो मूल रूप संविधान में हमें 7 देखने को मिलते हैं। ये रही पूरी कहानी। अब आइए इसकी कहानी को लेके 1 to 1 करके चलते हैं और पूरी पिक्चर बनाते हुए चलेंगे, जहां से आपके दिमाग में पूरा एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे जान पाएंगे। राइट, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी पढ़ेंगे तो पॉलिटी को पढ़ने में 3 महीने चाहिए, है ना। तो हमें डिमांड क्या है, हमारी डिमांड ये है कि हम आर के लिए जो सफिशियंट पॉइंट हैं, सफिशियंट टॉपिक हैं, उनको अगर अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन के बेस पे, प्रैक्टिस के बेस पे, कंसेप्ट के बेस पे समझ लें, तो उससे आने वाले प्रश्नों को हम आराम से टैकल कर सकते हैं। ये मेरी आपसे आर को लेकर अपेक्षाएं हैं और आपकी मुझसे यही अपेक्षाएं होनी चाहिए। राइट, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ तक ठीक है। तो आइएगा पहला हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समानता या समता के अधिकार की बात कर लेते हैं, समानता के अधिकार की बात। तो पहला पॉइंट क्या होगा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, अब ये सिंपलेस्ट वे में बहुत जल्दी से कवर करेंगे इसको, क्योंकि आर के लिए जो चीजें हमें अपेक्षाएं की गई हैं हमसे, उन अपेक्षाओं पर हम लोग पूरी चीजों को टैकल करने का भी प्रयास करेंगे। राइट, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 5 आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। आइएगा थोड़ी सी कहानी 1 to 1 करके चीजों को कैप्चर करते हैं और पूरी पिक्चर बनाते हुए चलेंगे। ये आर्टिकल नंबर 14 के बारे में थोड़ा सा देख के तुम्हें थोड़ा समझ में जल्दी से आ जाएगा, और हम इन सब चीजों को थोड़ा सा डिफाइन करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 14 के बारे में देखा जाए तो दो तरह की बातें करता है, एक कानून के समक्ष समानता होगी, एक कानून को समान संरक्षण होगा। दोनों बातों को हम, ये रहा आर्टिकल, जो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे और पूरी कहानी हम लोग लेते हुए चलेंगे। तो आर्टिकल 14 दो बातें कहता है। ये दो बातें कौन कौन सी हैं, एक बात तो यह है कि कानून के समक्ष क्या होगा, समानता मिलेगी, पहला पॉइंट। कानून के समक्ष जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखिए, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको देख भी लेंगे आप बाद में। ठीक है, कैसे समानता होगी इसके बारे में जानने का प्रयास करें। ये जो अवधारणा है, एक प्रकार से कह सकते हैं कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है। यानी एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है, इंडिया में दो तरह के शासन होते हैं पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो यहाँ शासन की अगर हम लोग बात कर लें साथ साथ में, तो अगर हम राजतंत्र की बात करें, राजतंत्र एक प्रकार से कह सकता है कि शासक ही क्या है, कानून है, जिस तरीके से ब्रिटेन में आपको देखने को मिलता है। यानी शासक ही क्या है, शासक ही कानून है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, शासक कानून है तो शासक के आधार पर ही कानून चलेगा। दूसरा एक होता है लोकतंत्र, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि कानून ही शासक है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है कि तो यहां हो गया कानून ही शासक है, कानून ही शासक है। ये सब बातें नोट करते हुए चले मेरे साथ साथ। तो राजतंत्र में, मोनार्ची सिस्टम में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो शासक है वो कानून होता है, और लोकतंत्र में यहाँ पर कानून ही शासक होता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं हमारा देश कैसा है, लोकतंत्र या राजतंत्र बोलेंगे सर, लोकतंत्र। और देश जब अगर लोकतंत्र है तो यहाँ पर हमारे देश में प्राचीन युग से लेकर अब तक के युग को देखा जाए, जाति, धर्म, लिंग, विभिन्न विभिन्न तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं, और यहाँ पर कुछ सकारात्मक नकारात्मक पक्ष देखने को मिलते हैं। अगर हम समानता के अधिकार को इम्प्लीमेंट ना करते तो यहीं पे हम कह सकते हैं, अगर विशेष अधिकार ना दिए गए सबको कि भैया एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे कानून के शासन को नहीं मानता है, तो कानून का शासन क्या होता है, शासन, शासक कोई भी हो सकता है, लेकिन सर्वोच्च क्या होगा, कानून होगा। एक एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। अब जीरो से लेकर हाई का मतलब ये रहा कि एक मजदूर से लेकर, एक निचले पायदान से लेकर एक सर्वोच्च से राष्ट्रपति क्यों ना हो, वहां तक कोई भी व्यक्ति है वो कानून की नजरों में क्या है, संविधान यहाँ पे बराबर है। इसका मतलब
यहां पर समक्ष का मतलब ये रहा कि हमारे देश में शासन किसका है, बोलेंगे शासन, या शासन किसका है, कानून का। और कानून का अगर शासन है तो हम यहीं से कह सकते हैं कि सर्वोच्चता किसको मिली है, बोलेंगे सर्वोच्चता मिली है संविधान को। अब यहाँ संविधान सर्वोच्च है या शासक सर्वोच्च है, बोलेंगे संविधान सर्वोच्च है। और संविधान सर्वोच्च होगा तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर संविधानवाद के हम क्या है, समर्थक हैं। इसलिए कहा गया है कि पहला पॉइंट, कानून की नजरों में हर व्यक्ति समान है, इसलिए हमारे शासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून को ही शासक माना गया है। और कानून के शासक किसके चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान क्या है, सर्वोच्च है। तो इसी लाइन में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण को वंचित नहीं करेगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी रूप में हो। इसके प्रकार से हम कह सकते हैं। दैट इज क्लियर, नो डाउट एनीबॉडी, कि आर्टिकल 14 में दो बातें स्पष्ट की गई हैं, एक कानून के समक्ष समानता, और दूसरा पॉइंट क्या बोल रखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है कानून का समान संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। आइएगा इस बात को भी समझने का प्रयास करते हैं। समानता हो गई तो कानून का समान संरक्षण। कुछ बातें लिखेंगे, कुछ बातें समझते हुए चलेंगे, जिससे कि चीजें जल्दी से कैप्चर हो जाए। ये क्या है, ये एक प्रकार से सकारात्मक अवधारणा है, पॉजिटिव एक्टिविटीज है। एक प्रकार से राज्य को क्या करना चाहिए, अब सपोज कर लीजिएगा आप एक व्यक्ति हैं, आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरा व्यक्ति है उससे भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस तरीके पे समान कानून के माध्यम से समान न्याय किया जाएगा। यानी कानून जो है सभी को समान संरक्षण देगा। इसका मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं, और उस दो व्यक्ति का अपराध, एग्जाम्पल समझिएगा, एक राजनाथ सिंह का बेटा है पंकज, उसने कोई अपराध कर दिया मान लेते हैं, और एक आम छात्र है उसने कोई अपराध कर दिया। इसका मतलब दोनों के रूप में समान व्यवहार किया जाएगा, समान न्याय किया जाएगा। इसे एक प्रकार से कह सकते हैं यूएसए से इसको प्रभावित किया गया है। और यही प्रणाली होती है कि कानून का सभी के प्रति क्या है, समान संरक्षण देना, जो जाति आर्थिक क्रियाओं को ना देखते हुए एक प्रकार से समान सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे, ऐसा कुछ देखने को तो मिलता है हमारे इंडिया में, लेकिन हम पढ़ते कुछ और है, होता कुछ और है, चलता कुछ और है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, अगर एक अंबानी का बेटा है और एक मिडिल फैमिली का बेटा है, तो दोनों के लिए न्याय की जो सीमा है अलग बन जाती है, तो हमारे पास शासन व्यवस्था अलग हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें सिर्फ आर्टिकल 14 में, तो यही दिमाग में रखिएगा, दो पॉइंट, कानून के समक्ष समानता दे रखी है और सबको संरक्षण दे रखा है। ये दो ही बातें आर्टिकल नंबर 14 में डिफाइन कर रखी है। चलिए आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं, और 15 को भी फटाफट लेके आगे चलने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 15 क्या है, ये कहता है साहब, हम किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है, इसको भी लिख लो, भेदभाव। अब ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये इसकी बात करता है कि राज्य अपने, राज्य मतलब जो राष्ट्र है, राष्ट्र मतलब जो देश है, राज्यों के बीच, नागरिकों के बीच में मूल के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या अन्य जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये भेदभाव को निषेध कहता है। इसका मतलब हमारे देश में हर आदमी क्या है, बराबर एलिजिबिलिटी लेके बैठा है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। क्या है, जैसे अगर कोई महिलाएं हैं तो महिलाओं के साथ अलग तरह की क्रियाएं कर सकता है, पुरुष उनके अलग कर सकता है, या बच्चे हैं उनके लिए कुछ नया कानून बना सकता है, अलग तरीके से भेदभाव कर सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, सरकारें आज भी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए नई पॉलिसी लेके आती हैं। तो क्या ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है बिल्कुल बात है। लेकिन क्या करें, पिछड़े हुए जो हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए या फिर कोई अन्य दुर्बल पक्ष है, उनके साथ ये क्रियाएं कर सकता है। इसका मतलब आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य मतलब राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, किसी नागरिकों के बीच में मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी, लेकिन ये भी क्या है, इसके अपवाद हैं। तो आर्टिकल 15 में इतना याद रखिएगा कि अगर आर्टिकल 15 भेदभाव को निषेध करता है, जिसके बारे में उल्लेखित किया गया, हालांकि इसके पीछे अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 93 अमेंडमेंट किए थे 2005 में, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो आरक्षण भारत में दिया गया वो भी तो एक भेदभाव है।
संस्थाएं कैसे आरक्षण देंगी, सेवाएं आर्टिकल 16 में कैसे हम लोग सेवाएं देंगे, शिक्षा 93 अमेंडमेंट में हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो यानी निजी शिक्षा संस्थानों में कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा सकता है, ये पूरी कहानी अलग तरीके से पढ़ जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ इतना एग्जाम्पल बेस से पढ़ना है, आर में इतने अंदर जाएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो आर्टिकल 15 को लेकर आर्टिकल 15 का 5, 15 का 6, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल निकल के आ जाएंगे। लेकिन इसी पे डिबेट करेंगे 2 घंटे हमारे यहीं आराम से हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे संस्थाओं के दुर्बल वर्गों को देखने का प्रयास करेंगे। सरकार के स्तर पर देखा जाए तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वही भेदभाव जो होता है जब आप किसी प्राइवेट में, निजी क्षेत्रों में जाते हैं, तो भेदभाव की जो दरें हैं वो चेंजिंग हो जाती हैं। आप देखेंगे वजीफा किसको मिल रहा है ना, भेदभाव है नहीं है। आपको पेंशन किसको मिल रही है, या बाकी जितने भी लत्ते भत्ते कत्ते जो मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है। तो यहीं से कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं करेगा कोई भी राष्ट्र राज्य, लेकिन किसी आधार पर कर सकता है, महिलाओं के आधार पर, बच्चों के आधार पर, SC ST या फिर ST, इसके अलावा भी जो दुर्बल वर्ग है उनके आधार पर वो भेदभाव कर सकता है। तो आर्टिकल 15 में क्या है, ये छोटी सी बात दिमाग में रखने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा कि आप सारे क्वेश्चन में दिखा दूंगा जो भी आर में आए हैं वो वहीं से बन जाएंगे। इसके अलावा नीचे अंदर जाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर जाओगे तो हम लोगों ने फिर 103वां अमेंडमेंट किया 2019 में। इसमें क्या किया गया, इसमें ये कहा गया है कि 15 आर्टिकल 15 के 6 उसमें कहा गया है कि हमारे देश में जितने भी शिक्षा प्रावधान हैं निजी क्षेत्र पर, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दे सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं। तो ये बातें हम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल में देख सकते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं। चलो आर्टिकल 16 की अगर हम लोग चर्चा करें तो आर्टिकल 16 में एक प्रकार से कह सकते हैं कि अवसरों की समानता की बात करता है। किसकी बात करता है, अवसरों की समानता। इसको पढ़ने के लिए 3-5 घंटे चाहिए कम से कम, लेकिन आरओ के लिए पढ़ रहे हो तो इसलिए इसके अंदर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ज्ञान इकट्ठा करना अलग बात है, एग्जाम क्वालिफाई करना अलग बात है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि आप ज्ञान इकट्ठा करना है। सही बात है तो बताओ कमेंट करके, यस और नो। एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हो? तो ज्ञान तो आराम आराम से होगा, लेकिन एग्जाम 3 महीने बचे हुए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें किए जाएं जिससे कि कंप्लीट सिलेबस पे एक ब्रीफिंग भी कर लें, और जो चीज़ें हमारी छूटी हुई हैं उनको रिवीजन हो जाएगा, और वो चीज़ों को हम लोग कैप्चर करते हुए चले जाएंगे। राइट। तो आर्टिकल 16 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सिर्फ क्या है, अवसर की समानता। यानी अवसर जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, समानता दी जाएगी। एक सिंपल वे में याद रखिएगा साहब, बड़ी समस्या का विषय बन जाता है। राज्य सरकारी नौकरियों में अवसर चाहे देगा तो वहां नागरिकों के किसी बीच में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जिस तरीके से आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो हम लोगों ने भेदभाव की बात करी है, ऐसे ही सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भेदभाव कब किया सकता है, इसके पीछे कुछ लॉजिक हो सकते हैं कि हमारे पास 3 आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ये इसका एक पॉइंट है। जब संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाए, किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए शर्त रख दी जाती है कि भाई इसी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा या इसी वर्ग के लोगों को मिलेगा, इसका मतलब पहला पॉइंट क्या बनेगा, संसद के कानून के द्वारा। संसद के कानून के द्वारा अगर संसद कोई कानून बनाती है तो कानून के माध्यम से एक प्रकार से वो जो आर्टिकल नंबर यहाँ पर देखा जाए 16 है, ये आराम से बैठ के कमरे में रोएंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब धार्मिक संस्थाओं से संबंधित कुछ पद होंगे उनको लेकर क्रियाएं की जाएंगी, तो जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, अब कोई यहीं से कोई धार्मिक संस्था हिंदू की है और वो कहने लगे मुस्लिम व्यक्ति साहब मैं तो यहाँ बैठूंगा, इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते क्योंकि ये धार्मिक संस्था है, तो धार्मिक संस्थाओं के पदों को लेकर यह अपवाद है। तीसरा कहां आप कर सकते हैं, पिछले वर्ग को लेकर, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे पास आर्टिकल 16 के 4 में स्पष्ट बोल रखा है कि जो हमारे पास पिछला वर्ग होगा उसको आरक्षण दिया जाएगा। आप जानते हैं कि 1953 में हम लोगों ने प्रथम पिछला वर्ग आयोग की स्थापना करते हैं और 1979 में एक मंडल आयोग की, द्वितीय पिछला वर्ग आयोग की स्थापना करते हैं। ये लंबा विषय है कि क्या प्रावधान है, पिछली जाति क्या होगी उसको आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा तो फिर जातियों में अवसर में समानता नहीं आएगी। तो यहाँ इंदिरा साहनी केस आता है, यहाँ ईबीएस के माध्यम 10% छूट दे दी जाती है। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें, उसमें भी हमने क्रिमिनल लेयर को डाल दिया जाता है। तो यानी ये कह सकते हैं यहाँ पर पिछला वर्ग। तो अवसरों की समानता है आर्टिकल 16 में, लेकिन इन 3 आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम एक प्रकार से भेदभाव कर सकते हैं।
अब ये तीन ही वो आधार हैं जो एक प्रकार से बड़ी लंबी चर्चा का विषय बन जाता है। इंदिरा साहनी भारत बनाम केस 1992 में आता है और ये कहा गया कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो समानता विरोधी नहीं है। वो ये कहती है आरक्षण जातिगत आधार पर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर भारत में सामाजिक पिछड़ापन था, इसलिए जातिगत आरक्षण होना चाहिए, उसके पक्ष में जाती है। साथ में ये कहा कि हम ये कर सकते हैं कि जातियों में क्रिमिनल लेयर को पिछड़ा वर्ग का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये हम ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। आज वर्तमान में अगर जाति का रूप देखा जाए तो एससी को जो है 15% मिला हुआ है, एसटी को 7.5% है और ओबीसी को 27% है और बाकी जो ईवीएस है 10% है। कुल मिलाकर देखेंगे तो ये 59% हो रहा है। और यहाँ मंडल जो आयोग हैं, जो हमारे पास बीपी मंडल हैं, सेकंड जो पिछड़ा वर्ग आयोग है 1979 में बनाया गया था, वो कहते हैं कि किसी भी जाति को समुदाय कुल मिलाकर 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब बीपी मंडल की कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं। तो ये लंबी चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 16 की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 16 में क्या है, एक प्रकार से अवसरों की समानता है। अवसर किसी भी जाति के, धर्म के, मूल वंश के, जन्म स्थान के आधार पर हम उसको आरक्षण कह सकते हैं, भेदभाव नहीं करेंगे, सबको सरकारी नौकरियों में समानता देंगे। लेकिन फिर भी जब नौकरियां निकलती हैं तो आप देखते हैं ओबीसी की वैकेंसी इतनी है, जनरल की इतनी है, एससी की इतनी है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखने का काम करते हैं। ये पूरी लंबी चर्चा का विषय यहाँ तक बन जाता है। चले आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अस्पष्टता का उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। अब ये क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। अनटचेबिलिटी एक प्रकार से कह सकते हैं दंडी अपराध होगा। ये क्या है, इसको समझते हैं, बहुत मजे से देखिएगा। अनटचेबिलिटी एक भावात्मक नागरिक अधिकार है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोगों ने 1976 में हम एक कानून लेके आते हैं संसद के द्वारा, और उस कानून का नाम रख दिया गया था अस्पष्टता निवारण अधिनियम, जो 1955 में लेके आते हैं, 1976 में कन्वर्ट कर लिया गया, राइट। तो पहले क्या लेके आते हैं 1955 में अस्पष्टता निवारण अधिनियम, अनटचेबिलिटी अधिनियम जिसको कह सकते हैं। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1976 में, जिसको कह दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से उसको कन्वर्ट कर दिया। क्या बोल दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। देखो बिल्कुल हम फैक्ट भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस वाला आरओ में फैक्ट पे ही काम करेगा साहब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फैक्ट पे काम करिएगा। अब ये है क्या, किसी भी व्यक्ति को अस्पष्टता मतलब जातिगत रूप से या जाति सूचक शब्दों के माध्यम से, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी रूप में अत्याचार नहीं करेगा। अत्याचार अपनी भावनाओं से, अत्याचार मतलब अक्षमता को लागू करना दंडनीय अपराध होगा। एग्जाम्पल समझो, बहुत मजा आ जाता है कि बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। ये ए है और ये बी है, दोनों आपस में बहुत प्रेम के पुजारी हैं, दोनों आपस में प्रेम करते हैं। ये मेल है, ये फीमेल है, और ये जो मेल है अपनी फीमेल को, जो अपनी प्रेमिका है या पत्नी है, बहुत मोहब्बत से कहता है जालिम बड़ी अच्छी लग रही हो तुम। लेकिन सौभाग्य से वो उसको, उस शब्द को, जालिम वर्ड को नापसंद कर देती है। तो उस नापसंद करने का मतलब है कि आप अपने विचारों से दूसरे व्यक्ति की गरिमा का, भौतिकता का या उसके मानवीय क्रियाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं साहब। इसी तरीके से ये जाके सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी भाषा सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया जो इनको ठेस पहुंच जाती है। तो ऐसे ही अस्पष्टता एक दंडनीय अपराध है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं अपनी भाषा के रूप में या अपनी धर्म के रूप में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा जो एक प्रकार से समाज में असमानता और पैदा करता हो, इसलिए इसको दंडनीय अपराध कर दिया। आर्टिकल 17 किसी भी व्यक्ति की मौलिक गरिमा को छीनने का काम ना करेगा, इसलिए लगाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं क्या लेकर कि ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, तो आर्टिकल 17 के तहत तो ये सुप्रीम कोर्ट आई हैं, लेकिन इनका न्याय कैसे करेगा सुप्रीम कोर्ट, जो यहाँ पर 1976 में अधिकार दे रखा है कि अधिनियम बनाया गया, तो इसमें कुछ नियम बनाए गए, यदि ऐसा किया जाएगा तो 1 साल की सजा, ऐसा किया जाएगा तो इतने रुपए का पनिशमेंट। तो यहीं से हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि ये अधिकार वो दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का वैचारिक हनन नहीं करेगा। तो अस्पष्टता कह सकते हैं एक अनुसूचित जाति, अत्याचारण विचार, कुछ इस तरह की भावनाओं को लेते हुए बनाए गए अनटचेबिलिटी का एक ढांचा है। चलें यहां तक आर्टिकल नंबर बात कर ले हैं 18 की तरफ, जल्दी से हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मजा आ रहा है, यस और नो, सबको इंटरेस्ट आ रहा है। देखो हम ज्यादातर फैक्ट पे इसलिए काम कर रहे हैं, यूपीपीसीएस जो होता है, यूपीपीसीएस जो आरओ है वो फैक्ट पे काम करता है। देखिए
आर्टिकल 18 की बात करेंगे तो आर्टिकल 18 क्या है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। ये कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत कर दिया इसने, उपाधि को ही नहीं लेगा। अब भैया उपाधि कौन नहीं लेगा, मजे के साथ यहां से निकल के आते हैं। इस एग्जाम्पल को यहां से समझने का प्रयास करें, बहुत इंटरेस्ट कहानी यहां तक बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें, ए घर परिवार है, ए बी सी, इसमें कई सारे लोग रहते हैं, डी ई एफ। यहाँ ए जो है परिवार का मुखिया है, और परिवार का मुखिया इसलिए है कि कोई बड़ा व्यक्ति है, मौजूद व्यक्ति है, और उसके उसके माध्यम से पूरा परिवार चलता है। किसी रिश्तेदारी के यहाँ से, देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कहीं से शादी का कोई कार्ड आता है यहाँ पर, जब कार्ड आएगा तो इसमें किसका नाम लिखा होगा, मुखिया का नाम लिखा होगा। तो मुखिया का नाम लिखा होगा तो मुखिया भी मुखिया बल्ले बल्ले हो जाएगा, साहब हम तो सरपंच हैं अपने घर के। तो इसलिए क्या हो गया कि एक प्रकार से कह सकते हैं मजा आ गया। किसी कारणवश अब मुखिया का नाम ना लिख के यहाँ पर ई का एफ का नाम लिख दिया गया, तो क्या होगा, इस मुखिया को परेशानी होगी नहीं होगी, बताओ कमेंट करके, कमेंट करके बताओ, क्या इसको दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक तो रिवार्ड, एक अवार्ड। ये बड़ी लंबी जर्नी है, इसको कई बार एग्जाम में हम लोग देख सकते हैं। तो रिवार्ड और अवार्ड में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने जब 1954 में हम लोगों ने यहाँ पर भारत रत्न को स्टार्टिंग करा, 3 लोगों को मिला, उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने इसको वापस कर लिया, फिर उसके बाद फिर लगा दिया 1992 में, फिर वापस कर लिया गया, फिर लगा दिया गया। ये कहानी कई बार इन अप आउट डाउन होती रही है। तो राज्य कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, राज्य उपाधि नहीं देगा, या राज्य मतलब जो भी एक राष्ट्र है वो उपाधि नहीं देगा। वो भारत का जो नागरिक है विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। इसका मतलब कि जब तक वहां अनुमति सरकार की ना मिल जाए तब तक उपाधि नहीं धारण करे, क्योंकि वो उस व्यक्ति के नाम से मिल रही है, राष्ट्र के नाम से नहीं मिल रही है। और राष्ट्र नहीं चाहता कि राज्य, एक प्रकार से ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का सामुदायिक स्तर पर भारतीय, मजा आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करा कि राज्य कोई भी उपाधि धारण नहीं देगा, लेकिन निजी व्यक्ति या संस्था, जैसे उपाधि मतलब एग्जाम्पल वैसे नेताजी के कितने अच्छे व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट लगा दिया, डॉक्टर लगा दिया है ना, इंजीनियर लगा दिया, ये उपाधि है। लेकिन निजी व्यक्ति संस्था इसको दे सकती हैं, परंतु राज्य के द्वारा दी गई उपाधियों के लिए मनाही कर दी गई है। इसे राज्य आर्टिकल नंबर 18 में स्पष्ट करा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया गया कि हम सम्मान दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सम्मान दे सकते हैं। सम्मान का मतलब एक प्रकार से कहा जाए अवार्ड दे सकते हैं, हम उपाधि नहीं देंगे, अवार्ड। और अवार्ड के रूप में जैसे भारत रत्न है, तो भारत रत्न क्या है, एक प्रकार से अवार्ड है, ना कि वो उपाधि है। भारत रत्न क्या है, पद्म भूषण क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं अवार्ड है। पद्म विभूषण क्या है, अवार्ड है। तो अवार्ड के लिए उसने परमिशन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन टाइटल जिसको उपाधि कहते हैं उसको निषेध कर दिया गया, यानी एक प्रकार से निषेध। जैसे शिक्षक कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर लगाएंगे, सैनिक है तो परमवीर लगाएंगे। तो ये वेद हैं, ऐसे कुछ अपवाद भी निकल के आते हैं कि हाँ आप आर्मी में रहेंगे तो आपको परमवीर चक्र मिलेगा, तो आप सैनिक हैं, परमवीर चक्र मिला, शिक्षक डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर। तो इसका मतलब कुछ ऐसे इससे अपवाद भी निकल के आते हैं। लेकिन आर्टिकल 18 में इतना ही स्पष्ट याद दिमाग में रखिएगा आर के लिए कि साहब हम लोग यहाँ पर उपाधियों को मनाही कर रखी है, निषेध कर रखी है। बाकी बेसिक बेसिक बातें आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में क्या है, एक बार रिवीजन करने का प्रयास करें। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता संरक्षण देता है। आर्टिकल 15 भेदभाव को मना करने का काम करता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में जो अफसर है उनको समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अस्वस्थता की बात करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। आई कुछ पिक्चर बनी, राइट्स क्या हैं, समानता क्या है, बेसिक बेसिक बातें आपको क्या करनी है, इसके लिए इकट्ठा करनी है, इसके लिए कुछ नया तांडव करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, इसके बारे में फटाफट लेके चलते हैं, जिससे 2 क्लासेस में हम राइट्स को पढ़ने का पूरा प्रयास कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं तो अगर राइट्स को ही पढ़ने बैठे तो कम से कम 4 से 5 घंटे मुझे चाहिए एक स्पष्टता के साथ चलने के लिए। लेकिन हमें आरओ के लिए पढ़ना है, तो इसलिए आरओ के लिए ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहीं से क्वेश्चन आप देखेंगे लास्ट ईयर के मिलते हुए चले जाएंगे। कुछ मजा आ रहा है, लग रहा है सर बिल्कुल रिवीजन बेस भी चल रहा है, कुछ हम नया भी सीख पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन कर लेंगे अपने जीवन में यहाँ से कंसेप्ट के रूप में, कुछ रिवीजन भी कर पाएंगे जिन लोगों ने पढ़ रखा है, और साथ में अभी 8:30 बजे हम प्रैक्टिस लेके आएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे।
तो इस तरीके से अगर सेशन चलता है तो मुझे लगता है कि आपको बड़ी आनंद की प्राप्ति भी होगी और फिर चीज़ें टैकल होती भी चली जाएंगी आपके दिमाग में। एक बार क्लैपिंग तो कर दीजिएगा सब लोग ना। एप्लीकेशन पे मजा आ रहा है या यूट्यूब पे मजा आता है, बताओ कमेंट करके। मजा आ रहा है एप्लीकेशन पे, नहीं आ रहा सब लोग बताओ। ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, इस क्लास के एंड होते बाद तुरंत आप रिवीजन वहां भी कर सकते हैं जो यूट्यूब पे जब जाके, तो इसलिए यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, यहाँ भी मिल जाएंगी, चिंता ना करें। तो चले, इस तरीके से हमें चीज़ों को कमांड करना है, इस तरीके चीज़ों को हमें पढ़ना है, जिससे कि आपके जीवन में यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट आता हुआ चला जाए। चलते हैं आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में। यहाँ आप जानते हैं राइट टू फ्रीडम आर्टिकल के बारे में डिफाइन कर रखा है। स्वतंत्रता की बात की गई तो आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है इसके बारे में दो बातें याद रखने का प्रयास करें। आर्टिकल 19 को हम लोग अपने बिहाफ से पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 में तीन फ्रीडम के बारे में, 6 फ्रीडम के बारे में स्वतंत्रता दे रखी है। तो आर्टिकल 19, तो 19 के जो आर्टिकल है 19 के, उसको 6 भागों में बांटा गया। 19 का 1, 19 का 1 भी कह सकते हैं, 19 का ए भी कह सकते हैं। अगर 19 का ए कहेंगे तो यहाँ पे इसको ए लिख दीजिएगा। ये कहता है साहब, आप व्यक्ति हैं, मानव हैं, विचार तो करेंगे करेंगे, और विचार होगा तो एक्सप्रेशन भी करेंगे। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, इससे पहले विचार आया ना, तो यहीं से कह सकते हैं विचार की और अभिव्यक्ति दोनों की स्वतंत्रता यहाँ पर है। हर किसी व्यक्ति को विचार करने का, चिंतन करने का, मनन करने का अधिकार दे रखा है और एक्सप्रेशन करने का भी अधिकार दे रखा है, स्वतंत्रता है। लेकिन इतना एक्सप्रेशन नहीं करना है कि तुम जाके मंच पर बोलो ऐश्वर्या राय से या ऐश्वर्या किसी और हीरोइन वगैरह से, साहब हम तुम तो शादी करेंगे, अब इस वाले पति को छोड़ दो। तो आपको विचार वहीं तक करना जो दूसरे आदमी को प्रभावित ना करे। आपको अभिव्यक्ति वहीं तक करनी जहां वो प्रभावित ना करे। मान लो तुम विचार ऐसे आपके नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 एक ऐसा आर्टिकल है कि आपातकाल लगने पे ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाता है। आर्टिकल 19 एक आर्टिकल ऐसा है जहां पर एक तरफ दिया जाता है, दूसरा तरफ छीन ले जाता है। आप सीमाओं में ही रहकर मोहब्बत, प्यार, विचार सब कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के बी की बात करेंगे तो बी के बारे में स्पष्टता देखा जाए यहाँ है, अगर आप विचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो आप संगठन बना सकते हैं। आप एक प्रकार से संगठन, एक प्रकार से कह सकते हैं कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। अब ये संगठन क्या होगा, सिंपल वे में समझिएगा। आप युवा हैं तो युवाओं का संगठन, कोई सामुदायिक संगठन, या सरकारी संस्थाओं में केंद्र का देखा जाए तो आर्टिकल, अगर आप लेखपाल, लेखपाल समूह बन जाएगा। तो एक प्रकार से आपको यहाँ पर आज़ादी दे रखी है कि संगठन या सरकारी संस्था के रूप में, किसी रूप में आप यहाँ बना सकते हैं। आर्टिकल 19 के सी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं संगम या संघ, संघ मतलब यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है कि आप कोई भी यूनियन को, वर्ग को एक प्रकार से यहाँ बना सकते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियां वगैरह होती हैं तो यहाँ संघ या समूह, समूह की स्वतंत्रता आप यहाँ पर बना सकते हैं। आर्टिकल 19 की अगर डी की बात करेंगे तो डी में ये स्पष्ट है कि भारत में कहीं ना कहीं आप सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं। आपको अधिकार दिया गया है, अगर भारत के नागरिक हैं तो आप जहां चाहें वहां पर भ्रमण कर सकते हैं। तो भ्रमण करने की स्वतंत्रता, लेकिन इतना भी भ्रमण नहीं करना है कि आप पूछने लगो साहब हम तो मोदी जी का कक्ष देखेंगे, कहाँ सोते हैं, कैसा लगता है, ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ एक प्रोटोकॉल है, तो एक सीमित दायरा बांध दिया कि कहाँ भ्रमण कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको कोई कह रहा है कि साहब मैं ट्रेन में बैठ के नहीं जाऊंगा क्योंकि मोदी जी मना कर, नहीं जा सकता हूँ, मेरा अधिकार है। लेकिन तुम बोलो साहब मैं तो जिस जिस गाड़ी में मोदी जी बैठ के घूमते हैं हम भी उसमें घूमेंगे, अधिकार है हमारा, भ्रमण करने का अधिकार है। ना ना भाई, ऐसा काम नहीं कर सकते। तुम बोलो साहब मोदी जी की रसोई देखनी, कितना अच्छा खाना बनता है, ना ना ऐसा नहीं कर सकते। डिट इज मतलब आप भ्रमण कर सकते हैं, अधिकार है आपको, लेकिन एक सीमित दायरे में जहां पर इसको प्रोटोकॉल ना हो। आर्टिकल 19 की अगर ई की बात करेंगे तो स्पष्टता के साथ यहाँ बोल रखा है, भारत में भ्रमण कर लिया आपने तो कहीं भी आप निवास कर सकते हैं या वहीं पर बस सकते हैं। निवास मतलब आप रह सकते हैं। आपका मन कर रहा है आप जाके उत्तराखंड में जाके अपना रूम लेके रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा। ऐसा तो है नहीं कि हाँ उत्तराखंड में रामपाल नाम का व्यक्ति जाएगा तो उसको रूम नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसका मतलब मिल रहा है तो अब वहां पर आप बस भी सकते हैं। तो निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 19 के ई में रखा गया है। और लास्ट जो 19 का यहाँ पर जो एफ है उसके बारे में स्पष्टता के साथ हम लोग कह सकते हैं, ये सारे 19 के 1, 19 के 1 ए, 19 का 1 बी, इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। 19 का 1 बी, 19 का 1 सी, 19 का 1 डी, 19 का 1 ई, 19 का 1 एफ, इस तरीके से इसको हम लोग कंक्लूजन डेट में कर सकते हैं। ये क्या है साहब 19 का 1 एफ क्या है?
ये कहता है साहब, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो पेशा करना हो, कोई आपका डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, सरकार या कोई चीज़ आपको बाउंडेशन नहीं करेगी, जैसे अंग्रेजों ने किया कि आपको नील की खेती ही करनी है। इसका मतलब आप कोई भी पेशा कर सकते हैं, पेशा या कोई भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम है। तो ये आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो हम लोगों ने इसको 6 पॉइंटों में रखा गया, ABCDEF। और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। अब इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक निकल के आते हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज बनाम केस आया था 1985 के आसपास। प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा भी विचार को उठा। एक प्रेस है, देखिएगा, अगर मान लीजिएगा आप प्रेस है, आप प्रेस मतलब आप न्यूज एनालिटिकल है, लेकिन आज के जो अखबार हैं, आज के जो मीडिया हैं, वो गुलामों की जंजीरों में इतनी जकड़ चुके हैं कि उनके जीवन में गुलामी से निकलने की राह नहीं बची है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट समझ के कि प्रेस की स्वतंत्रता भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में विचार अभिव्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है। आर्टिकल 1 के ए में ये डिफाइन किया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस क्या है, प्रेस कैसी वाली, ये सारी बातें मैं यहाँ पर समझाने का हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। चले, तो आर्टिकल नंबर 19 में किसी को दिक्कत तो कमेंट करिएगा, बताओ। तो इस तरीके से हम कंप्लीट पॉलिटी के जो टॉपिक मैंने तुम्हें बताए हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर? तो इसे रिवीजन भी आपका हो जाएगा कि यहाँ पर आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 के 1 में क्या है, इसमें क्या है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर चलने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल आइएगा 22 के बारे में समझ, उस 20 के बारे में समझते हैं और मजा आ जाएगा आपको यहाँ पर एक प्रकार से। चलें, कोई दिक्कत किसी के साथ? लग रहा है ये सब रिवीजन अगर सारा सब कुछ हो जाए आपका, तो पॉइंट में यहाँ पर हम लोग निकल के आ जाएंगे। चले, इंटरेस्ट आ रहा है तो आर्टिकल 20 क्या, देखो आर्टिकल 20 दो बातें कहता है, और 20 के बारे में अपने आराम से हम लोग इसको, जो लिखा है तो मिल ही जाएगा आपको, नहीं भी मिलेगा तो मैं समझा ही दूंगा, ये आपके सामने है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 के बारे में हम लोग देखें तो बड़े मोहब्बत से देखने का प्रयास करें। तो अपराध अगर आप करते हैं तो अपराध को भी संरक्षण दे रखा है, यानी अपराध को भी संरक्षण है, यानी अपराध के लिए भी दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण देना, एक प्रकार से कह सकते हैं। जैसे अपराधी ठहराए जाने पर भी आपको संरक्षण है। एग्जाम्पल बेस पे समझो, देखा होगा आप लोगों ने, ए और बी है, ए ने किसी का गला घोट दिया, मार दिया, फिर भी वो जेल चला जाता है, लेकिन उसको फांसी नहीं दी जाती है, क्योंकि अब न्याय तय करेगा क्या मिलना है। एक व्यक्ति ने कुछ भी अपराध किया है, अपराध करने के बाद उस पर केस चलेगा, उस प्रकार से धन रखना उसके ऊपर ठहराए जाने पर क्या क्या हो सकता है। यानी अपराधी को भी इंडिया में ये कहा जाता है, इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में, कि एक व्यक्ति अपराधी बेशक बच जाए, लेकिन एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए। और निर्दोष को मनाने बचाने के चक्कर में हम कितने अपराधी को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल बेस पे मान लेते हैं कि यहाँ पर 20 लोग हैं, ये अपराधी हैं, ABC सब अपराधी हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति इसमें से ए है, ये निर्दोष है बेचारा। ये कैसे सिद्ध होगा? जब तक उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाएंगे कि वो निर्दोष है या दोषी है। इस चक्कर में हम इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। यानी एक प्रकार से इंडिया का जुडिस सिस्टम ये कहता है कि साहब, अगर अपराधी भी बच रहा है लेकिन निर्दोष नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब एक निर्दोष को बचाने के चक्कर में सारे अपराधी को हम छोड़ देते हैं, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो यहीं तक आर्टिकल 20 कुछ चीजों के सापेक्ष में डिफाइन करता है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। तो प्रोटेक्शन देना है अपराधी को भी, हमारा आर्टिकल 20 कहता है। कैसे कहता है? एक प्रकार से एक ये कहता है कि साहब, आपने कितना ही काम किया है, यानी अपराध सिद्ध होने तक, अगर सिद्ध है तो आप अपराधी हैं, और अगर आप सिद्ध नहीं है तो निर्दोष है। निर्दोष ये क्या है सर? इसको समझो, बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपने किसी की हत्या कर डाली है लेकिन किसी ने देखा नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, इसका मतलब आपके ऊपर दोष सिद्ध करेगा कौन? तो आप तो निर्दोषी हुए। तो ये स्पष्ट कहा गया है कि आर्टिकल 20 में, ये जब तक कोई अपराधी नहीं है तब तक अपराधी को सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ उसने ये काम किया है।
तो यानी इसके अनुसार व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक नहीं ठहराया जाएगा, जब तक उसने किसी अपराध के समय लागू किया गया जो कानून है, जो विधि है, उसका उल्लंघन ना करा हो। जब तक उसने उल्लंघन नहीं किया है, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। एक मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो आप लोग, रेड लाइट पे रुके हो, दो लोग बैठे हुए हैं, दोनों पे हेलमेट है, सारे कागज रेडी हैं, तो आपका चालान नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी भी लॉ का उल्लंघन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्पष्ट कहा गया है कि अपराधी को क्या करना पड़ेगा, कानून जो भी है उसका उल्लंघन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति ये कहने लगे, साहब ये तो मेरे घर के आगे निकल के गया है, ये अपराधी है, क्यों निकल के गया है, मतलब ये कोई कानून नहीं है इंडिया में। अगर ऐसा कानून हो जाएगा तो फिर विधि का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए पहला पॉइंट यहाँ पर कह सकते हैं कि अपराधी को भी संरक्षण दिया गया है। जब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक उस पर कोई कानून का उल्लंघन उसने ना किया गया हो, उसको हम लोग आर्टिकल नंबर 20 में अपराधी को कह सकते हैं। तो यानी ये बात 20 के 1 पॉइंट में स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाएगा जब तक उसने कानून का उल्लंघन किया है, और कानून का उल्लंघन भी सिद्ध होने पर। 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अगर अपराधी हो चुका है कोई व्यक्ति, मान लीजिएगा उसने अपराध कर ही चुका है, तो 20 का सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि एक ही अपराध के लिए उसे बार बार दंड नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए तुमने एक बार कत्ल कर दिया, एक बार आपको यहाँ पर दंड मिल गया, जज साहब का फिर दिमाग घूमता है 2 साल 1 साल बाद, इसको 2 साल और बढ़ा दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कह सकते हैं दोहरे दंड को मनाही की गई है। तो 20 के 2 में बोल रखा है कि दोहरे दंड को मनाही है। तो आर्टिकल ये 20 का सेकंड या बी ब्लॉक ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरे दंड को निषेध करता है। केवल न्यायिक दंड के संबंध में ये प्रक्रिया है, जैसा कि हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल बेस पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये अपराधी को संरक्षण देने का काम करता है। यहाँ तक पिक्चर बनी, बिना कुछ करे हम लोगों ने क्या किया, आर्टिकल नंबर इसको भी समझने का प्रयास कर लिया कि आर्टिकल नंबर इसमें 20 में क्या है। आया कुछ मजा? कभी भूलेंगे आर्टिकल 20 में, 20 के बारे में संविधान क्या कहता है? इसके पीछे तुम डिबेट करते रहो तो आदमी कहानी बनती जाएगी। चले, एक पॉइंट और इसमें हो सकता है, अगर आप लिखना चाहें तो इसमें ये भी लिख लीजिएगा। जो आर्टिकल 20 का 3 जो है, आर्टिकल 20 का 3 है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें। ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति है, यहाँ पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये होता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो यहीं से कह सकते हैं कि अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो यानी आपके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी, किसी भी व्यक्ति को, मान ली तुमने कोई काम ही नहीं किया है और तुमको बोल रहे, तुम्हें कहना पड़ेगा नहीं तुमको हम पीटेंगे मारेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, अपने विरुद्ध बल को रोकना है या जो अनुसंधान है उसको रोकने का प्रयास करता। तो आर्टिकल नंबर 20 में 3 बातें स्पष्ट हैं। कानून का उल्लंघन करने पे ही दंड मिलेगा, दोहरे दंड को मनाही है, अपने विरुद्ध साक्ष्य को पेश नहीं कर सकते हैं। इन 3 बातों से यहाँ अपने दिमाग में पिक्चर निकलती ही आपके दिमाग में निकल के आ रही होगी। आया कुछ दिमाग में? तो आर्टिकल 20 तक आज पढ़ते हैं। कल एक क्लास और लेंगे हम लोग, उस क्लास में पूरे मौलिक अधिकार, थोड़ी क्लास बड़ी कर लेंगे और वहां तक पूरी कहानी को एंड कर लेंगे। कितने लोगों को इंटरेस्ट आया कि हाँ, इस तरीके से जो हम लोगों ने एक स्पष्ट भावनाएं आपके देखने को मिली कि मौलिक अधिकारों के बारे में हमें ये पढ़ना है। तो अभी हम ये टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं, इसका एक लेक्चर और होगा और इस लेक्चर के एक होने के बाद आर के लिए मौलिक अधिकारों का ढांचा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ऐसे ही ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये करके हम लोग और 8-10 क्लासेस में पॉलिटी को वो समेट लेंगे। ऐसे ही इकोनॉमी का एक लेक्चर अभी हुआ है, बाकी लेक्चर हो जाएंगे। सेंसस के आपके 2 लेक्चर हुए हैं, एक लेक्चर और होगा। इसके लिए आपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो यहाँ पे LBIS आपने जो भी है जिसमें देख रहे हैं, यहाँ पर क्लासेस को देख सकते हैं। और ये जो क्लासेस आपके दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, ये कंटेंट में आप जाएंगे तो कंटेंट में RO दिखाई दे रहा है। और ये जो लेक्चर है पॉलिटी का, देखो ये जो है अभी समय चल रहा है, देखो लेक्चर नंबर 6 क्या है यहाँ पर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर 6 ये चल रहा है। लेक्चर नंबर 7 कल होगा, 8 परसों होगा। इस तरीके से पूरी कहानी बन जाएगी। इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पर इकोनॉमी का सिर्फ एक लेक्चर है, इसका देखो लिंक डला हुआ है। उसके बाद RO के 2 लेक्चर हुए हैं, उसका लिंक यहाँ डला हुआ है। अब उसके बाद MCQs भी यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है।
तो कुछ इंटरेस्ट आया नहीं आया बताओ कमेंट करके, यस और नो। इस तरीके से हम चीज़ों को कैप्चर कर लेंगे जिससे आपके पास आर की पूरी तैयारी है। अभी यहाँ पर 7:30 बजे यही लेक्चर यूट्यूब पे लाइव कर देंगे हम, जिससे कि आप उसको एक बार रिवीजन फिर कर लेना, जिससे बाकी बच्चे भी यहाँ देख पाएंगे। दूसरी बात, 8:30 बजे मैं एमसीक्यू सेशन लेके आ रहा हूँ, वहाँ पर आप अपने आप को प्रैक्टिस वे में लेके चल सकते हैं। तो ये हमारी पूरी जर्नी है। 2 सेशन आपके लिए फ्री कर रखे हैं, एक कंसेप्ट 100 आवर का और एक हमारे पास एमसीक्यूज, और तीसरा सेशन बहुत जल्दी आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करके अपने आप को एक प्रैक्टिस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। ऑल द बेस्ट, लव यू बाय, टेक केयर।